हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन एजुकेशनल चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। ये एडजेक्टिव की थर्ड क्लास है। एडजेक्टिव की फर्स्ट और सेकंड क्लास आपको पहले से ही प्रोवाइड करा चुके हैं। एडजेक्टिव की जो पार्ट फर्स्ट थी उसमें हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन और एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में डिस्कस किया था। एडजेक्टिव के पार्ट 2 में हमने एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में डिस्कस किया था। और ये पार्ट जो थर्ड है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें हम एडजेक्टिव के डिफरेंट रूल्स यानी कि विभिन्न रूल्स का वर्णन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल फर्स्ट, विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। फर्स्ट एट्रीब्यूटिवली यूज, सेकंड प्रेडिकेटिवली यूज। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूटिवली यूज की। तो देखते हैं एट्रीब्यूटिवली यूज। तो एट्रीब्यूटिवली यूज में होता क्या है, जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन से पहले होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, द नॉटी बॉय वाज पनिश्ड, यानी कि शरारती लड़के को दंडित किया गया था। अब इसमें बॉय नाउन है और नॉटी मीन्स शरारती, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग बॉय से पहले हुआ, अर्थात नाउन से पहले हुआ। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले हो तो उस यूज को एट्रीब्यूटिव यूज या एट्रीब्यूटिवली यूज कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, द फूलिश क्रो ट्राइड टू सिंग। अब इस सेंटेंस में क्रो नाउन है, फूलिश का मतलब मूर्ख, ये एडजेक्टिव है। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, मतलब होगा इसका द फूलिश क्रो ट्राइड टू सिंग, यानी कि मूर्ख कौवे ने गाने का प्रयास किया। तो ऐसे यूज को एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं, जब किसी नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद हो, या हम कह सकते हैं कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन से पहले होता है तो उस यूज को एट्रीब्यूटिवली यूज कहते हैं। सेकंड आप हेडिंग लिखेंगे प्रेडिकेटिवली यूज। अब अगर हम प्रेडिकेटिवली यूज की बात करें तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल, द बॉय इज नॉटी, यानी कि लड़का शरारती है। अब इस सेंटेंस में जो नॉटी में शरारती, शरारती का प्रयोग हुआ है, ये वर्ब के बाद हुआ है। जब वर्ब के बाद किसी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो ऐसे यूज को प्रेडिकेटिवली यूज कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, द क्रो वाज नॉट क्लेवर, यानी कि कौवा चालाक नहीं था। अब इसमें भी बाज के बाद क्लेवर का प्रयोग हुआ, क्रिया के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस यूज को प्रेडिकेटिवली यूज कहेंगे। अब नीचे हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, यदि किसी विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। सेकंड, यदि किसी विशेषण का प्रयोग क्रिया के बाद होता है तो उसे प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। तो फर्स्ट रूल आपका तैयार हुआ। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। रूल नंबर नेक्स्ट, इसमें लिखा है जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर आदि का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के विशेषण के रूप में होता है। इनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के विशेषण के रूप में होता है एवं इनके साथ टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं। वैसे सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि यदि एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तो उसमें देन का प्रयोग होता है। बट ये जो शब्द हैं जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके साथ आपको टू का प्रयोग करना है। ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है। जैसे सेंटेंस लिखा है, राम तुमसे बड़ा है। अब इस सेंटेंस में बड़ा का मतलब किसी पोस्ट में बड़ा, यानी पद में बड़ा। तो राम इज सीनियर टू यू, टू लगेगा, देन नहीं लगेगा सीनियर के साथ। दूसरा सेंटेंस, हरी मुझसे छोटा है। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम बनाएं तो ये एग्जाम्पल बनेगा हरी इज जूनियर टू मी, हरी इज जूनियर टू मी। तो जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर आदि शब्दों के साथ देन न लगाकर टू का प्रयोग होता है।
इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं स्क्रीन पर। ओल्ड की 3 डिग्री होती हैं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, या हम कह सकते हैं ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। अब ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए होता है। तो इस रूल को समझने के लिए आप एग्जाम्पल पर पहुंचेंगे। यदि कहीं ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग हुआ है, आप समझेंगे ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर और सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट। इनका प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए होता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, राम श्याम से बड़ा है, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, तो राम इज ओल्डर देन श्याम, तो ये सेंटेंस बन गया राम श्याम से बड़ा है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, मोहन मेरा बड़ा भाई है, तो मोहन इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, मोहन मेरा बड़ा भाई है। इसमें होगा मोहन इज माई एल्डर ब्रदर, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, मोहन इज माई एल्डर ब्रदर, आप लिखेंगे एल्डर, मोहन इज माई एल्डर ब्रदर। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, यह जंगल का सबसे पुराना पेड़ है, तो दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट। तो सबसे पुराना, यदि किसी वस्तु की बात की जा रही है तो सबसे पुराने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, तो दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट। इस प्रकार ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह गांव में सबसे पुराना मंदिर है, तो दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज, यह गांव में सबसे पुराना मंदिर है। तो हमने देखा कि एक ही परिवार के सदस्यों के लिए एल्डर तथा एल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जबकि व्यक्ति या वस्तुओं के लिए ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है, जबकि ओल्डर, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग क्रमशः पॉजिटिव, कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री में होता है। अब अगर हम बात करें राम मेरा बड़ा भाई है, तो आप बनाएंगे राम इज माई एल्डर ब्रदर। अब अगर आ जाए राम मेरा सबसे बड़ा भाई है, तो राम इज माई एल्डेस्ट ब्रदर। तो एल्डर का मतलब बड़ा भाई और एल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ा भाई, और इन दोनों का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में हुआ है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें, नेक्स्ट रूल पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट रूल लिखा हुआ है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब प्रत्येक वाचक विशेषण, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट में आपको समझाया था। तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, सीमित संख्या के लिए, यानी कि लिमिटेड नंबर्स के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। एवरी, जिसका मतलब प्रत्येक, असीमित संख्या यानी कि अनलिमिटेड नंबर्स, अनलिमिटेड नंबर्स के लिए एवरी का प्रयोग किया जाता है। आइदर, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। अगर बात करें नाइदर, तो नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। अब इनके हम एग्जाम्पल की बात करें, तो फर्स्ट एग्जाम्पल स्क्रीन पर, प्रत्येक लड़का पास हो गया, यानी कि संख्या सीमित थी। जैसे कि 5 थे तो 5 पास हो गए, या 10 थे 10 के 10 पास हो गए, तो संख्या सीमित है, तो प्रत्येक लड़का पास हो गया, तो ईच बॉय हैज पास्ड। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल कंप्लीट होगा, प्रत्येक लड़का पास हो गया है, तो ईच बॉय हैज पास्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शहर में प्रत्येक व्यक्ति दुखी थे। अब शहर की अगर बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति थे, तो अनलिमिटेड नंबर है, लिमिटेड नंबर नहीं है, इसलिए इसमें हमने एवरी का प्रयोग किया। तो एवरी मैन इन द सिटी वाज सैड। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दो किताबों में से कोई किताब उपयोगी नहीं है, तो दो में से कोई नहीं, तो नाइदर का प्रयोग, तो नाइदर बुक इज यूजफुल, तो मतलब होगा दो किताबों में से कोई भी किताब उपयोगी नहीं है। सेकंड, दो लड़कों में से कोई एक ईमानदार है, तो दो में से कोई एक
तो आइदर का प्रयोग, दो में से कोई नहीं तो नाइदर का प्रयोग, ईच का प्रयोग सीमित संख्या के लिए, एवरी का प्रयोग असीमित संख्या के लिए। तो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका कंप्लीट होता है। जैसे दो लड़कों में से कोई एक ईमानदार है तो आइदर बॉय इज ऑनेस्ट, दो में से कोई एक तो आइदर। इस प्रकार आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप नियरेस्ट, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। आपको पढ़ाया था नियर, नियर का मतलब होता है पास, तो नियर, नियरर, नियरेस्ट, यानी कि नियरेस्ट जो है ये नियर की सुपरलेटिव डिग्री है, पास की सुपरलेटिव डिग्री। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट से स्थिति यानी कि पोजीशन प्रकट होती है, स्थिति प्रकट होती है। अब दोनों एग्जाम्पल की बात करेंगे। मुंबई यूरोप से या मुंबई यूरोप का सबसे निकटतम बंदरगाह है, से नहीं होगा यहाँ। मुंबई यूरोप का सबसे निकटतम बंदरगाह है, तो मुंबई इज द नियरेस्ट सीपोर्ट टू यूरोप। तो मुंबई यूरोप का सबसे निकटतम बंदरगाह है। अब इसमें हमने देखा सबसे निकटतम के लिए सुपरलेटिव डिग्री नियरेस्ट का प्रयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल, मेरा मित्र राम अगले मकान में रहता है, तो माई फ्रेंड राम लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। तो इस प्रकार नेक्स्ट का मतलब स्थिति बताई, पोजीशन बताई। इसके अलावा नियरेस्ट सबसे पास, यानी कि मुंबई यूरोप का सबसे निकटतम बंदरगाह है, तो मुंबई इज द नियरेस्ट सीपोर्ट टू यूरोप। इस प्रकार नियरेस्ट और नेक्स्ट कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं फार्दर एंड फर्दर। तो शुरू करते हैं फार्दर एंड फर्दर। फार्दर फार की सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे नियर की नियरेस्ट थी उसी प्रकार फार का मतलब दूर, तो फार की सुपरलेटिव डिग्री फार्दर, फार की कंपैरेटिव डिग्री फार्दर। या टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, आप लिखेंगे फार की कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव की जगह लिखना है कंपैरेटिव डिग्री। तो फार की कंपैरेटिव डिग्री फार्दर है। तथा फर्दर का अर्थ कुछ और या अतिरिक्त, एडिशनल के अर्थ में होता है, और इसका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है, यानी कि फार की कंपैरेटिव डिग्री फार्दर और फर्दर, इसका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है, जिसका मतलब होता है कुछ और या अतिरिक्त। तो आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। मुझे बिना किसी अतिरिक्त देरी के उत्तर देना चाहिए, तो आई मस्ट हैव ए रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले, यानी कि बिना किसी अतिरिक्त देरी के मेरा उत्तर होना चाहिए या मुझे उत्तर देना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में हमने फर्दर का प्रयोग किया। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दिल्ली इटावा की अपेक्षा कानपुर से अधिक दूर है, तो दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम कानपुर देन इटावा। तो दिल्ली कानपुर की अपेक्षा इटावा से अधिक दूर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमने जो एग्जाम्पल पढ़ाया आपको, दिल्ली इटावा की अपेक्षा कानपुर से अधिक दूर है, तो दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम कानपुर देन इटावा, यानी दिल्ली कानपुर से अधिक दूर है इटावा की अपेक्षा। तो इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद सम एंड एनी, आप हेडिंग लिखेंगे सम एंड एनी। तो सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सम या एनी में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पर्स में कुछ धन है, तो देयर इज सम मनी इन द पर्स। तो सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए हमने सम का प्रयोग किया। यदि नेगेटिव होता तो एनी का प्रयोग करते, जैसे मेरे पास तुम्हें देने के लिए बिल्कुल धन नहीं है, तो आई हैव नो मनी टू गिव यू। तो हमने आई हैव नो एनी मनी टू गिव यू, या नो के बाद एनी का प्रयोग होगा, आई हैव नो एनी मनी टू गिव यू। तो हमने देखा पॉजिटिव डिग्री में सम का प्रयोग, पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग।
यानी कि इनका प्रयोग मात्रा बताने के लिए होता है। किसी भी क्वांटिटी को दर्शाने के लिए लिटिल का प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटिल की, तो हेडिंग लिखेंगे लिटिल। नहीं के बराबर मात्रा बताने के लिए नेगेटिव सेंस में लिटिल का प्रयोग होता है, यानी कि नेगेटिव मीनिंग रखता है। नहीं के बराबर मात्रा, जैसे कप में बहुत कम कॉफ़ी है, यानी कि नहीं के बराबर मात्रा जिसका कोई उपयोग ना हो सके, तो देयर इज लिटिल कॉफ़ी इन द कप, यानी कप में बहुत कम कॉफ़ी है जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है। दूसरा, उसके पास कम धन है, तो ही हैज़ लिटिल मनी, यानी कि बहुत कम धन है जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकता, तो ही हैज़ लिटिल मनी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब कुछ या थोड़ी मात्रा, पॉजिटिव सेंस में। लिटिल का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता था, नेगेटिव मीनिंग रखता था, और इसका प्रयोग ए लिटिल का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में। जैसे उसके पास कुछ धन था, तो ही हैड ए लिटिल मनी, तो ये पॉजिटिव सेंस है, उसके पास कुछ धन था तो ही हैड ए लिटिल मनी। दूसरा, उसके सही होने की बहुत कम आशा है, तो देयर इज ए लिटिल ऑफ इज रिकवरी, तो ए लिटिल का प्रयोग इसमें भी होगा क्योंकि पॉजिटिव सेंस है। अब हेडिंग लिखते हैं द लिटिल का प्रयोग। जो कुछ है थोड़ी मात्रा में पर पूरा का पूरा, मतलब मात्रा तो थोड़ी है लेकिन जितनी है उतनी सभी। जैसे मेरे पास जितना धन था मैंने सब का सब खर्च कर दिया, अर्थात जितना धन मेरे पास था सारा खर्च कर दिया, तो आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। इस प्रकार ये एग्जाम्पल कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, तुम्हारे पास जितना समय है उसे बर्बाद मत करो, तो जितना समय है उतना बर्बाद मत करो, तो इस एग्जाम्पल को हम बनाएंगे डोंट वेस्ट द लिटिल टाइम यू हैव, डोंट वेस्ट द लिटिल टाइम यू हैव। तो हमने बात की लिटिल की, ए लिटिल की और द लिटिल की। जिस प्रकार लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग मात्रा बताने के लिए किया गया, उसी प्रकार फ्यू, ए फ्यू तथा द फ्यू का प्रयोग संख्या बताने के लिए किया जाता है। मात्रा बताई जाए तो लिटिल का प्रयोग, संख्या बताई जाए तो फ्यू का प्रयोग। आप हेडिंग लिखेंगे फ्यू। फ्यू का मतलब है नहीं के बराबर संख्या जिसका उपयोग ना हो सके, उसमें नहीं के बराबर मात्रा थी, इसमें नहीं के बराबर संख्या, तो ये भी नेगेटिव मीनिंग रखता है। जिस प्रकार लिटिल नेगेटिव मीनिंग रखता था उसी प्रकार फ्यू लिटिल मीनिंग रखता है। अंतर दोनों में क्या है? लिटिल का मतलब मात्रा बताने के लिए और फ्यू का मतलब संख्या बताने के लिए। जैसे मैंने नहीं के बराबर संख्या में पुस्तकें पढ़ी, यानी कि बहुत कम पुस्तकें पढ़ी, तो आई रीड फ्यू बुक्स। ये एग्जाम्पल आपका क्लियर हुआ। दूसरा, कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी थे अतः अध्यापक ने उन्हें नहीं पढ़ाया, तो देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास सो द टीचर डिड नॉट टीच देम। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हुआ, यानी कम संख्या जिसका कोई प्रयोग ना हो सके। दूसरा हेडिंग आप लिखेंगे ए फ्यू। ए फ्यू का मतलब कुछ या थोड़ा या कम से कम, मतलब संख्या तो कुछ है या थोड़ी है या कम से कम है, थोड़ी संख्या किंतु उपयोग में आने वाली। संख्या तो कम है लेकिन जिसका उपयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार ए लिटिल का प्रयोग मात्रा बताने के लिए किया गया था, उसी प्रकार ए फ्यू का प्रयोग संख्या बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कुछ संख्या में पुस्तकें पढ़ी, तो आई रीड ए फ्यू बुक्स, यानी कि पॉजिटिव सेंस में कुछ संख्या में पुस्तकें पढ़ी, थोड़ी संख्या किंतु उपयोग में आने वाली। संख्या तो पुस्तकों की कम थी लेकिन उपयोग में आने वाली थी, इसलिए इसमें ए फ्यू का प्रयोग किया गया। दूसरा एग्जाम्पल, कक्षा में कम विद्यार्थी हैं किंतु मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, तो कम है लेकिन उपयोग में आने वाली संख्या है, बिल्कुल कम नहीं है। तो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, एस लगेगा इसमें, फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास बट आई शैल टीच देम। तो कक्षा में कम विद्यार्थी हैं किंतु मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हुआ। जिस प्रकार हमने द लिटिल का प्रयोग मात्रा बताने के लिए किया था, उसी प्रकार द फ्यू का प्रयोग संख्या बताने के लिए करेंगे।
थोड़ी संख्या किंतु जितने हैं उतने सभी। संख्या तो कम है लेकिन जितनी है उतनी सभी। मैंने कक्षा में सभी छात्रों को पढ़ाया, तो आई टॉट द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि जितने छात्र थे सभी को पढ़ाया। दूसरा, मेरे पास जितनी कम किताबें थीं सब पढ़ी, यानी किताबें जितनी थी वो सब पढ़ी, कम थी लेकिन सब पढ़ी। तो आई रीड द फ्यू बुक्स आई एड, अर्थात मेरे पास जितनी भी किताबें थीं कम संख्या में थी, मैंने उन सबको पढ़ा। तो जितना हो उतने में सभी, तब द फ्यू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। जैसा कि कहने में लग रहा है वैसा ही इसका प्रयोग फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट का मतलब प्रथम और लास्ट का मतलब अंतिम। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब इस किताब का जो फर्स्ट चैप्टर है, प्रथम चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, अंश, अजीत एंड अजय आर द गुड फ्रेंड्स। अंश, अजीत और अजय अच्छे मित्र हैं, बट द फर्स्ट इज बेटर देन द लास्ट, लेकिन जो पहला मित्र है वो अंतिम मित्र से अधिक अच्छा है। तो फर्स्ट का मतलब प्रथम और लास्ट का मतलब अंतिम। तो इस प्रकार ये एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेटर। लेटर का मतलब अधिक देर से, टाइम को एक्सप्रेस करेगा। फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब दो में से पहले व्यक्ति या वस्तु के लिए। फॉर्मर का अर्थ है दो में से पहले व्यक्ति या वस्तु के लिए। अब लेटर की अगर बात करें तो दो में से बाद वाली व्यक्ति के लिए लेटर का प्रयोग होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, यू केम लेटर देन ही, तुम उससे बाद में आए। लेट का मतलब लेट, लेटर, लेट की कंपैरेटिव डिग्री, तुम उससे बाद में आए। अब दूसरा है, मिस्टर मिश्रा एंड मिस्टर पांडे आर गुड टीचर्स। मिस्टर मिश्रा और मिस्टर पांडे अच्छे अध्यापक हैं, बट आई प्रीफर द फॉर्मर टू द लेटर, लेकिन हम अंतिम की अपेक्षा या दूसरे की अपेक्षा प्रथम को अधिक पसंद करता हूँ। तो फॉर्मर का मतलब दो में से पहले और लेटर का मतलब दो में से बाद वाले। ये तो लेट की कंपैरेटिव डिग्री है, लेट, लेटर, लेटेस्ट, और ये लेटर है यानी दो में से बाद वाले। फॉर्मर का मतलब दो में से पहले वाले। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेटर दो में से बाद वाला, और लास्ट, लास्ट का मतलब अंतिम, और लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब नवीनतम। तीन एडजेक्टिव, लेटर दो में से बाद वाला, लास्ट अंतिम, और लेटेस्ट नवीनतम। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल यदि देखें, जिम्मी एंड बॉब वर फ्रेंड्स। जिम्मी और बॉब मित्र थे। द लेटर वाज एम्बिशस, और जो लेटर था यानी कि दो में से बाद वाला था, यानी कि जो बॉब था वो महत्वाकांक्षी था, एम्बिशस था। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शोभा वाज सिटिंग ऑन लास्ट चेयर। शोभा अंतिम चेयर पर बैठी हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कृष्णा गेव मी द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द मैच। कृष्णा ने मुझे मैच की नवीनतम खबर दी, यानी कृष्णा गेव मी द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द मैच। कृष्णा ने मुझे मैच की नवीनतम खबर दी। लेटेस्ट का मतलब नवीनतम। तो इस प्रकार ये तीन एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लेस। लेस का प्रयोग मात्रा बताने के लिए और फ्यूअर का प्रयोग संख्या बताने के लिए। तो ही हैज लेस मनी देन आई, उसके पास मुझसे कम धन है। तो ये मात्रा बताने के लिए हुआ। आगे संख्या बताने के लिए देखते हैं, देयर आर फ्यूअर बॉयज इन दिस क्लास देन इन दैट वन, मतलब देयर आर फ्यूअर बॉयज इन दिस क्लास देन इन दैट वन, यानी उस क्लास की अपेक्षा इस क्लास में कम छात्र हैं। फ्यूअर का मतलब कम छात्र। अब इसके बाद अभी तक हमने इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कस किया। अब देखते हैं करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंस, जो कि एडजेक्टिव का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, और यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक शेयर करें। आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। हर ओल्डेस्ट सन इज राम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है उसका सबसे बड़ा पुत्र राम है। तो हमने देखा एक ही परिवार के सदस्यों के लिए एल्डेस्ट का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग होगा हर एल्डेस्ट सन इज राम, उसका सबसे बड़ा पुत्र राम है। ओल्डेस्ट का मतलब व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है ओल्डेस्ट, और एल्डेस्ट का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, लेकिन इसका मतलब होगा उसका सबसे बड़ा पुत्र राम है। तो ऊपर वाला भाग गलत है, नीचे वाला भाग सही है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। राकेश इज एल्डर देन रमेश। तो इस सेंटेंस में इसका अर्थ है राकेश रमेश से अधिक बड़ा है, तो राकेश इज ओल्डर देन रमेश। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ, इसलिए ओल्डर का प्रयोग होगा, एल्डर का प्रयोग नहीं होगा। यदि यहीं लिखा होता राकेश इज माई एल्डर ब्रदर, तो ये सही होता, राकेश मेरा बड़ा भाई है। लेकिन जब तुलना करेंगे तो ओल्डर का प्रयोग होगा, क्योंकि एल्डर का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है, जबकि ओल्डर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में होता है। इसके अलावा हमने रूल में लिखाया एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए होता है, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए। यू केम लेटर देन ही। तो लेटर का प्रयोग हमने अभी आपको पढ़ाया, दो में से बाद वाला। तो यू केम लेटर देन ही, तो लेटर की जगह लेटर होना चाहिए, तुम उसके बाद में आए, तो यू केम लेटर देन ही। तो इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। लेटर का मतलब हो जाएगा दो में से बाद वाला, और फॉर्मर का मतलब हो जाएगा दो में से पहले वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ही बाज टू बीकर टू वॉक। वह इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता था। तो इसमें बीकर लगा है, तो बीकर नहीं होना चाहिए, कंपेयर नहीं कर रहे। तो ही बाज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता था। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही प्रीफर्स कॉफ़ी देन टी। वह चाय की अपेक्षा कॉफ़ी अधिक पसंद करता है। तो प्रीफर्स के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर होगा ही प्रीफर्स कॉफ़ी टू टी। उसे चाय की अपेक्षा कॉफ़ी अधिक पसंद है। इस प्रकार ये एग्जाम्पल कंप्लीट होगा। नेक्स्ट। कॉफ़ी इज प्रीफरेबल देन टी। तो देन यहाँ पर भी लगाया, आपको लगाना है टू, तो कॉफ़ी इज प्रीफरेबल टू टी। कॉफ़ी चाय से अधिक अच्छी होती है या अधिक प्रीफरेबल है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। सी इज द मोस्ट बाइजेस्ट गर्ल इन माई विलेज। अब इसमें लिखा है मोस्ट बाइजेस्ट गर्ल। हमने आपको लिखाया था डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो वर्ड है उनमें लगा सकते हैं आप मोस्ट, जैसे जब किसी वर्ड में दो या दो से अधिक सिलेबल्स या वोवेल्स आए तब तो मोस्ट लगा सकते हैं, लेकिन बाइजेस्ट में मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है। तो आप इसे लिखेंगे सी इज द बाइजेस्ट गर्ल इन माई विलेज। मोस्ट हट जाएगा, वह मेरे गांव की सबसे अधिक बाइजेस्ट गर्ल है, और बाइजेस्ट का मतलब होता है बुद्धिमान। तो वह हमारे गांव की सबसे अधिक बुद्धिमान लड़की है। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया। तो इस एग्जाम्पल में क्लाइमेट की बात कर रहे, यानी कि वातावरण की बात कर रहे। तो क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया। गया का वातावरण है, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया। पटना की आबो हवा गया की आबो हवा से अधिक अच्छी है। तो इस एग्जाम्पल को आप लिखेंगे द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया। क्योंकि क्लाइमेट यहाँ आया तो क्लाइमेट के रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट ऑफ का प्रयोग होगा। तो द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया। तो पटना की जलवायु गया की जलवायु से अधिक अच्छी है, या पटना की आबो हवा गया की आबो हवा से अधिक अच्छी है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। बोथ द सिस्टर्स हैव नॉट पास्ड, यानी कि दोनों लड़कियां पास नहीं हुई।
तो नेगेटिव जब सेंटेंस रहता है तो उसमें बोथ का प्रयोग नहीं किया जाता है, बोथ का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो इसमें आप करेंगे नाइदर सिस्टर एज पास्ट, यानी कि कोई भी बहन पास नहीं हुई। तो हमने लिख भी दिया बोथ का प्रयोग नेगेटिव सेंस में नहीं होता है, पॉजिटिव सेंस में होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द पेन इज मोर माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। तो द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, मोर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री माइट की कंपैरेटिव डिग्री माइटर, इसमें मोर का प्रयोग नहीं होता है। तो द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राम इज सीनियर देन श्याम, हमने आपको पढ़ाया जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर के साथ देन न लगाकर टू का प्रयोग होता है। तो इस एग्जाम्पल को बनाएंगे, राम इज सीनियर टू श्याम, या टू लिखेंगे आप, राम इज सीनियर टू श्याम, तो टू का प्रयोग होगा, राम श्याम से बड़ा है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, द स्टूडेंट इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू, यानी कि दो से तुलना कर रहे हैं, जब दो से तुलना करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, और अधिक से सभी से ज़्यादा सभी से तुलना करेंगे तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। तो यहाँ दो से केवल तुलना कर रहे तो इसलिए आप क्लेवरर लगाएंगे। तो ये एग्जाम्पल बनेगा, द स्टूडेंट इज क्लेवरर ऑफ द टू, यानी कि विद्यार्थी दो से अधिक चतुर है, दो विद्यार्थियों से अधिक चतुर है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिस बॉय इज द क्लेवरर ऑफ ऑल, जब सभी से तुलना कर रहे तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। तो दिस बॉय इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल, यह लड़का सभी लड़कों से अधिक चालाक है। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्लेवरेस्ट का प्रयोग हुआ, सुपरलेटिव के पहले द का प्रयोग हुआ। इससे पहले जो कंपैरेटिव डिग्री थी उसमें दो से तुलना की जा रही थी, तब हमने कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया था। तो इस एग्जाम्पल को आपको समझना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, प्रिवेंशन इज गुड देन क्योर, तो इस एग्जाम्पल में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि तुलनात्मक फॉर्म का प्रयोग हुआ है इसलिए बेटर का प्रयोग होगा। इसका मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो प्रिवेंशन है वो क्योर से अधिक अच्छा होता है, यानी कि इलाज से परहेज अच्छा होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मोना इज माई ओल्डर सिस्टर। अब एक ही परिवार के सदस्य की बात कर रहे तो ओल्डर की जगह एल्डर का प्रयोग होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा, मोना इज माई एल्डर सिस्टर, मोना मेरी बड़ी बहन है, तो मोना इज माई एल्डर सिस्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरी वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज पास्ड, तो दो स्टूडेंट्स की बात कर रहे यानी कि सीमित संख्या है, लिमिटेड संख्या है, तो ईच का प्रयोग होना चाहिए। एवरी का प्रयोग असीमित संख्या के लिए होता है, जिससे संख्या पता ही न चले कितने लोग थे। अब इसमें दो स्पष्ट हैं, दो स्टूडेंट, तो ईच का प्रयोग होगा, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज पास्ड, यानी कि ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, प्रत्येक दो लड़के पास हो गए, यानी दो थे दोनों पास हो गए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ईच सिटीजन लाइक्ड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि प्रत्येक नागरिक सरकार की नीति पसंद करता था, या प्रत्येक नागरिक ने सरकार की नीति पसंद की। तो प्रत्येक नागरिक यानी कि असीमित संख्या, अनलिमिटेड संख्या है, अनलिमिटेड नंबर है, इसलिए एवरी का प्रयोग होगा। तो आपका आंसर होगा, एवरी सिटीजन लाइक्ड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, प्रत्येक नागरिक ने सरकार की नीति पसंद की। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डज वांट सम कॉफ़ी, ही डज नॉट वांट सम कॉफ़ी, या नॉट होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक, ही डज नॉट वांट सम कॉफ़ी, वह कुछ कॉफ़ी नहीं चाहता है। जब वाक्य निगेटिव है तो आपको एनी का प्रयोग करना चाहिए। तो ही डज नॉट वांट एनी कॉफ़ी, वह बिल्कुल कॉफ़ी नहीं चाहता है। यदि वाक्य पॉजिटिव होता तो सम का प्रयोग करते और नेगेटिव में एनी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पुट एनी शुगर इन माई टी, यानी कि वाक्य सिंपल है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें एनी ना लगा के सम का प्रयोग करेंगे। पुट सम शुगर इन माई टी, यानी कि मेरी चाय में थोड़ी, या मेरी चाय में
कुछ चीनी डालो, तो पुट सम शुगर इन माई टी। इस प्रकार ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट होगा। अब एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है और सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, इसलिए इस सेंटेंस में आप सम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नॉट मैनी मिल्क इन द बकेट, यानी कि मैनी न लग के आंसर जाएगा आपका मच के साथ। देयर इज नॉट मच मिल्क इन द बकेट, यानी कि बाल्टी में अधिक दूध नहीं है। तो मात्रा के लिए मच का प्रयोग और संख्या के लिए मैनी का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, देयर आर नॉट मच पीपल। अब इसमें संख्या दी गई इसलिए मैनी का प्रयोग होगा, तो आंसर होगा ऊपर वाला क्वेश्चन, देयर आर नॉट मच पीपल प्रेजेंट इन द मीटिंग। मीटिंग में बहुत से लोग उपस्थित नहीं थे, तो आपका आंसर जाएगा मैनी के साथ। देयर आर नॉट मैनी पीपल प्रेजेंट इन द मीटिंग। मीटिंग में बहुत से लोग प्रेजेंट नहीं थे, अर्थात उपस्थित नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ए लिटिल फ्रेंड्स इन दिल्ली, यानी कि मेरे दिल्ली में बहुत कम दोस्त हैं। तो इसमें आप ये लिटिल का प्रयोग मात्रा बताने के लिए होता है, फ्रेंड्स संख्या के लिए यूज हुआ, इसलिए आप लिखेंगे ए फ्यू। तो आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, यानी कि मेरे दिल्ली में बहुत कम दोस्त हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर ए फ्यू के साथ जाएगा। नेक्स्ट पेज के बारे में डिस्कस करते हैं। समटाइम्स सी पुट ए फ्यू साल्ट इन माई वेजिटेबल्स, कभी कभार वह सी पुट ए फ्यू साल्ट इन माई वेजिटेबल्स, वह मेरी वेजिटेबल्स में सब्जी में कुछ नमक डालती है। तो इस एग्जाम्पल में आप ए फ्यू ना लगा के ए लिटिल लगाएंगे, क्योंकि फ्यू का मतलब संख्या होता है और नमक मात्रा के लिए यूज हुआ, इसलिए आप ए लिटिल लगाएंगे। तो समटाइम्स सी पुट ए लिटिल साल्ट इन माई वेजिटेबल्स, कभी कभार वह मेरी सब्जी में कुछ नमक डालती है। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखिए, देयर वर ट्रीज ऑन एवरी साइड ऑफ द रोड, तो इसे आप बनाएंगे देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एवरी की जगह आइदर का प्रयोग होगा, तो देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी रोड के दोनों ओर पेड़ थे। तो इस प्रकार आइदर आपका करेक्ट आंसर होगा एवरी के स्थान पर। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी कि जो कम ज्ञान खतरनाक वस्तु है। तो इसमें द लिटिल ना होकर ए लिटिल लगेगा। द लिटिल का मतलब होता है सब का सब, और ए लिटिल का मतलब थोड़ा। तो ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, कम या थोड़ा ज्ञान खतरनाक वस्तु है। तो इस प्रकार आपके करेक्ट एंड इनकरेक्ट कंप्लीट हुए। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए एडजेक्टिव के विभिन्न रूल। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।